स्वेट काफी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे अब। अंटार्कटिका, अच्छा देखो, सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करेंगे हम, है ना, न्यूक्लियर के बारे में बात करेंगे, उसके पीवाईक्यूज के बारे में। लेकिन उससे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। जिसको जो जो याद है वो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको ध्यान से देखो, घर जाके दोबारा पढ़ना एक बार। न्यूक्लियाई के अंदर जब आप पढ़ते हो तो दो वर्ड्स, सबसे पहले दो वेरिएबल्स पढ़ते हो, जेड एंड ए। क्या होता है जेड बोले तो? एटॉमिक एटॉमिक और इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये मतलब एटॉमिक मास। मास या मास नंबर ज्यादा अच्छी वर्ड है, एटॉमिक मास मास। नंबर। और इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। क्योंकि एक न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो न्यूक्लियन को क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबको मिला के बोल दिया न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब जिससे न्यूक्लियस बना है, जिससे मिलकर कौन बना है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियन से। न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन बोल सकते हो और प्रोटॉन को भी क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियन बोल सकते हो। क्लियर है सबको? जी सर। हाँ या ना? आइए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं इसकी। Z हो गया, A हो गया। अगर मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो कैसे निकालूंगा? मास नंबर में से न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे। A माइनस Z, राइट? यहाँ तक तो क्लियर है सर। अब हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है सर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का, याद है क्या किसी को? R इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/, याद है? आर नोट एक कांस्टेंट होता था जिसकी वैल्यू क्या होती थी? 1.1 फर्मी मीटर, यानी 1.1 इंटू 10⁻⁻⁻15। याद है सबको? 15। तो इसका मतलब अगर मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई की बात करूं तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे? ए की पावर 1/, ए क्या है यहाँ पर? नंबर, मास नंबर, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जिसको याद नहीं है वो दिमाग में रखे, अब इस बात को घर जाके दोबारा से पीडीएफ भी देखे हमारी पुरानी वाली, उसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि डेरिवेशन नहीं करने वाले हम ऐसे भी। क्लियर है सबको? यहाँ तक देख लो अच्छे से। अगर मेरे को दो न्यूक्लियाई रखे हो, दोनों के रेडियस को कंपेयर करना हो तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? R1/R2 इज इक्वल टू क्या लिख दूं? A1 बाय होल पावर 1/8। याद है ना सबको? क्यों ऊपर क्यों आया वो? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता बाय चांस तो क्या लिखते? R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1 लेकिन ऐसा लिखना नहीं है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं है। आइए, तो यहाँ तक तो हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में तो बात हो गई। अभी एक और चीज पढ़ी थी आप लोगों ने, डेंसिटी। आर नोट क्या लिखा था आपने? आर नोट कोई कांस्टेंट है बच्चे, उसकी वैल्यू डिसाइड हो गई थी, डेरिवेशन में आई थी 1.1 फर्मी मीटर। ठीक है, दिख नहीं रहा मुझे। कोई बात। डेंसिटी क्या होता है बच्चे? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब न्यूक्लियस की डेंसिटी है, न्यूक्लियस का ही मास लिखना पड़ेगा, और वॉल्यूम भी किसकी लिखनी पड़ेगी? न्यूक्लियस की। अब वॉल्यूम तो न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानू तो क्या लिखा हूँ? 4/3 पाई। अब मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किससे मिलकर बने हैं? न्यूक्लियॉन से मिलके। तो एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल m है। ऐसे ऐसे कितने न्यूक्लियन होते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने होते हैं एक न्यूक्लियस में? कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन? हाँ, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर। कितने होते हैं एक नंबर ऑफ एक न्यूक्लियस में? कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन होते हैं? एक। यही तो क्या होता है उसका? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो अगर मान लो किससे करते हो? 4 से मल्टीप्लाई। 5 न्यूक्लियन है तो 5 से, 6 न्यूक्लियन है तो
6 से। अब टोटल वैसे दिखते किसके हैं, ए होते हैं सर, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए से। क्लियर है सबको? ये ए इंटू एम का मतलब क्या हो गया, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। क्यों सर, एक न्यूक्लियन का मास है स्मॉल एम, तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन है एक न्यूक्लियस में, बताओ? जितना उसका क्या है, जितना उसका एटॉमिक मास है। उसका एटॉमिक मास है जितना उसका। मास बार बार भूल जाओगे, मास नंबर बोला करो। क्या बोला करो, मास नंबर। मास नंबर। जितना उसका मास नंबर है, तो मास नंबर से उसको क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ना? मास नंबर से क्यों किया, क्योंकि मास नंबर ही तो वही होते हैं जितने उसके अंदर क्या हो, न्यूक्लियन। चलो अब इसको सोल्व करते हैं सर। ए बाई एम तो ठीक है, 4/3 पाई, आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, सर रेडियस लेकिन आर का क्यूब है, तो आर के क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, आर नोट का क्यूब, और ए की पावर 1/3 का क्यूब करूंगा तो आर नोट का क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए से कैंसल, तो डेंसिटी के इक्वल आ जाएगी। देखो m अपॉन 4/3 पाई आर नोट का क्यूब, ये तीनों चीजें, चारों चीजें क्या है, कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस भी क्या होगी, कांस्टेंट। याद है सबको, पढ़ा भी था ये बात हमने। ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। तो दो न्यूक्लियस की अगर नॉर्मल जनरल केस में बात करूं, उनका मास नंबर अलग है लेकिन उनकी डेंसिटी सेम आएगी, तो उनकी डेंसिटी की रेशियो क्या आएगी दो न्यूक्लियस की, 1:1। ये बात किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है पहले तो। क्लियर है। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर, क्लियर है। यस सर। देखो अब ये डेंसिटी है, इन सब की वैल्यू पुट भी तो कर सकता हूँ। एक न्यूक्लियस का मास, 4/3 पाई की वैल्यू, आर नोट की वैल्यू, सबको पुट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है और उस कितने ऑर्डर में होती है, 10⁻17। कितना ऑर्डर होता है उसका, 10⁻17। समझ में आ रहा है? कभी पूछ भी लेता है तो कितना ऑर्डर लिखोगे, 10⁻17। क्लियर? चले आगे। चलिए अब इसके बाद हमने बाइंडिंग, क्या कह रहे हो बच्चे, 10⁻17 किसकी वैल्यू बताई, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यस अच्छा। इसके बाद हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी। क्या पढ़ा था सर, बाइंडिंग एनर्जी। ये हमें खुशी में हमने पढ़ाया था जब आप एब्सेंट थे। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी बताया था मैडम ने, लेकिन दोबारा तुमने पूछ ही लिया था। बोलिए क्या था बाइंडिंग एनर्जी, मैं वही बोलने वाला था। जहां से खुशी मैडम ने छोड़ा था वहीं से हम बाद में पिकअप भी करेंगे, याद दिलाऊंगा तुम्हें। पहले बताओ बाइंडिंग एनर्जी क्या था, बताओ फिर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब मिलते थे तो उसके बीच में जो जब हमें देखा था कि मास न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो इससे ही मास ऑफ न्यूक्लियस बना था। लेकिन हमें बाद में पता लगा मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब अलग से ऐड किया वो थोड़ा ज्यादा आया है किससे, मास ऑफ न्यूक्लियस से। यानी न्यूक्लियस बनने के बाद कुछ ना कुछ मास की कमी आ गई, कम हुआ। इस मास के कमी को बोलते थे मास डिफेक्ट। डेल्टा एम। ये कैसे निकालते थे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। इसको मल्टीप्लाई भी करते थे कि भाई अभी तो मैंने जनरल लिखा है, मास ऑफ प्रोटॉन, एक मास ऑफ प्रोटॉन, अगर 4 प्रोटॉन हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 4 से। कितने होते हैं वैसे प्रोटॉन, होते कितने हैं, Z जितना एटॉमिक नंबर होता है, तो Z प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। यही क्या होता था बच्चे, मास डिफेक्ट। पहले तो इसमें समझो, किसी को भी कोई डाउट है पहले तो वो पूछो, नो कोई No, दिक्कत sir. नहीं है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, दूसरी बार हो रहा है तो बता दो, देख लो किसी को भी कोई डाउट है तो। नो सर। पक्का? सर यस सर। तो मास यस सर। क्या होता है दिव्या, फटाफट बताओ। सर दोबारा पूछना। मास डिफेक्ट क्या होता है? सर मास डिफेक्ट होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसको माइनस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस से। हाँ, यानी किसका मास ज्यादा है ये पूछना चाह रहा हूँ, और किसका मास कम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड किया उसका मास थोड़ा ज्यादा आया किसके मुकाबले, मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। इसलिए जब इन दोनों को डिफरेंस किया तब क्या आ गया, मास का डिफेक्ट आ गया। और इसी मास के डिफेक्ट के कारण ये मास कहाँ गया सर, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और उसी एनर्जी को क्या बोला था, बाइंडिंग। बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग अब इस एनर्जी। मास से एनर्जी निकालते तो क्या करते हैं, डेल्टा एम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही किसका फॉर्मूला आ जाएगा, बाइंडिंग। बाइंडिंग एनर्जी का। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस आगे सर। सीधा कि सर वो जो एनर्जी जो रिलीज होती है जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है, यानी जब वो न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, बाइंड। और वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है जब न्यूक्लियस टूट रहा है, जब न्यूक्लियस क्या हो रहा है, टूट रहा है। भाई जितना जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए उतना ही क्या है सर, तोड़ने के लिए होगा। समझ में आ रहा है, जितना जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी उतनी ही तोड़ने के लिए भी होगी ना रिक्वायरमेंट। तो चाहे एनर्जी जोड़ने की वाली बात करो, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन की बात करो, चाहे न्यूक्लियस के टूटने की बात करो, यानी चाहे न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड होने की बात करो तब भी बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हो, या न्यूक्लियॉन्स को आपस में अलग होने की बात करो तब भी क्या बोल दोगे, वो उसको बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। दोनों तरह से बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, जब न्यूक्लियॉन्स आपस में बाइंड हो रहे हैं तब भी बाइंडिंग एनर्जी, जब यह आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तब भी क्या बोल सकते हो उसको, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। इसका असली फॉर्मूला क्या है, ऐसे याद रखा करो जिससे फॉर्मूला भी याद रहेगा और सारी चीजें सही रहेंगी। बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है जब कौन फॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियाई का क्या हो रहा है, जब फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन के टाइम जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को क्या बोल दो, बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ रही है ये बात, बाइंडिंग यस एनर्जी। यस सर। सर। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। क्यों सर, देखो बाइंड होने के लिए जितना ज्यादा अच्छे से बाइंड होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी। और बहुत अच्छे से बाइंड होंगे इसलिए तोड़ने के लिए भी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, यस सर। यस सर। चाहिए होगी। ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसी बात है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर खुशी मैडम ने छोड़ा था, याद है मैडम ने एक क्वेश्चन पुट किया था और तुमको कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों सर, क्या था फिर गुड क्राइटेरिया स्टेबिलिटी के लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। सोनाक्षी बाइंडिंग एनर्जी नहीं, क्या था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। है ना। क्यों सर, फॉर एग्जांपल एक एक्स है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी मान लो कितनी है, 100। ये वाई है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, मान लो 50। अब तुम बोल दोगे बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है सर, एक्स की। तो स्टेबिलिटी भी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, एक्स की ज्यादा। पर वही टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। और टोटल बाइंड, अभी मैं बाइंडिंग एनर्जी को कह रहा हूँ कि न्यूक्लियॉन्स को आपस में सेपरेट होने के लिए जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, सेपरेट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट, अच्छा तो इसके लिए ज्यादा चाहिए तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बट अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं 10, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं 2। ठीक है, इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी 100 थी, तो एक न्यूक्लियन को सेपरेट करने वाली बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, 100 बाय 10। तो 10 आ गई। इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी थी 50, लेकिन इसमें कितने न्यूक्लियन थे, सिर्फ 2। एक को सेपरेट करने के लिए कितनी चाहिए थी, 25। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा है,
वाई Y. वाले स्टेबल कौन होगा? वाई। Y. इसीलिए जब भी बाइंडिंग एनर्जी की बात करें वो अच्छा क्राइटेरिया नहीं है स्टेबिलिटी को, क्योंकि वो तो ऊपर ऊपर से दिख रहा है तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन ये भी तो मैटर करता है ना कि उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। एक की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, हो सकता है उसके न्यूक्लियॉन्स बहुत ज्यादा हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसके न्यूक्लियॉन ज्यादा होंगे तो सेपरेट करने वाली एनर्जी भी क्या होगी सर? ज्यादा है। ज्यादा होगी। लेकिन एक की बाइंडिंग एनर्जी कम दिख रही है लेकिन उसकी न्यूक्लियॉन्स बहुत कम है, जैसे इसकी 50 है लेकिन न्यूक्लियॉन कितने हैं? सिर्फ 2. दो न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए 50 चाहिए, एक के लिए कितना चाहिए सर? सिर्फ 25। 25. इसकी 25। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है सर बजाय की उसके। तो जब भी बाइंडिंग एनर्जी की बात करो तो स्टेबिलिटी किससे डिफाइंड होगी? बाइंडिंग एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? Yes. यस सर। यस सर। यस सर। तो जैसे अच्छा एक न्यूक्लियर है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी की बात करो 200, एक की कितनी है? 220। अब पहले वैसे मेरे को बताओ, अगर पर न्यूक्लियन की भी बात करूं या ऐसे भी सब कुछ सेम, बताओ किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है इसकी 220। अब वाई के फॉर्मेशन में जो अभी बाइंडिंग एनर्जी क्या बोला मैंने? वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है जब कोई न्यूक्लियर फॉर्म हो रहा है, तो जब वाई बना होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी? 200। 200। जब Z 220 बना होगा तो कितनी रिलीज होगी? 200. 220 की 220। तो अगर Z को बनना है Y से तो अभी और कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी? 20. 20 की। 20 स्टेबल कौन है अभी के लिए? Z है सर। समझ में आती है ना ये बात ध्यान रखना। बट हम Yes, अभी के लिए sir. बात क्या कर रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको कैसे डिफाइन करोगे? जो तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी है उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी A से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. जैसे Yes, वहां sir. बाइंडिंग sir. एनर्जी 50 थी, 50 को डिवाइड किया था 2 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने थे? 2। वहां बाइंडिंग एनर्जी 100 थी, 100 को डिवाइड किया था किससे? याद करो अभी पीछे। 10 10. से। 10 से। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने थे? 10। 10 थे। अब आई थिंक क्लियर होगा सबको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यस सर। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। तो अब यहाँ पर हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी पढ़ी थी, आप सबको पता है ना ये? Yes, sir. सबसे ज्यादा Yes, किसकी sir. मिली थी? आयरन 56 की, राइट? Iron. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से देखना, हमने कहा था कि ये मिड वाले रीजन में बाइंडिंग एनर्जी क्या रहती है? अच्छी खासी रहती है, हाई रहती है। इसके आगे भी क्या हो जाती है? कम। इससे पहले भी क्या हो जाती है? कम। यानी बहुत ज्यादा राइट में चले जाओ तब भी बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, बहुत ज्यादा लेफ्ट में चले जाओ तब भी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है ना? तो बीच वाले पोर्शन पे यहाँ पर ना ज्यादा लाइटर एलिमेंट्स है उसमें, ना ज्यादा हैवियर एलिमेंट्स है, उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा है। और तभी वो बीच वो वाले नॉर्मल मिड वाले एटम्स क्या है? ज्यादा स्टेबल है। वो वाले ज्यादा न्यूक्लियाई जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अब अगर लेफ्ट वाली साइड वाले बताओ, लेफ्ट वाले जो न्यूक्लियाई है वो लाइटर है या हैवी है? लेफ्ट वाली साइड वाली लाइटर है। हल्की। उनको स्टेबल चाहिए तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज होने के लिए उनको अपने से हैवी में बदलना पड़ेगा या अपने से और लाइटर में जाना पड़ेगा? हैवी में। Heavy. क्योंकि अगर तभी जुड़ेंगे तभी जाके कहाँ पहुंचेंगे? हैवियर में पहुंचेंगे, ताकि वहां पर उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो जो लाइटर जो हल्के वाले होंगे उनको आपस में क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा, तभी उनकी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसे ही जो सबसे राइट में है वो बहुत हैवी है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? उनकी भी बहुत कम. ज्यादा है। जो सबसे राइट में उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है? बहुत कम। कम है। अब उनको भी क्या करनी है? अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ानी है तो उनको भी मिड वाले रीजन में आना पड़ेगा। अब Yes, sir. तो पहले से हैवी हैं और मिड वाले रीजन में उनसे हल्के एलिमेंट्स हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? हायर वालों को Okay. अपने लॉस करने पड़ेंगे। अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। तो वो हैवियर एलिमेंट को तोड़ना पड़ेगा ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाए, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाए। तो अगर अब स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ मधु बोलो। मधु कुछ पूछ रहे हो बच्चे? मेरी वीडियो और वॉइस समझ नहीं आ रही क्या सबको? सर आ रही सर है। हमें तो आ रही है। अच्छा, आयुष के वहां बारिश है। सर हमारे यहाँ पे भी है। हमारे भी है। जितना समझ में आता है उतना ट्राई करो बच्चे। देखो, Yes, सबसे sir. पहले हमने बोला जो लाइटर एलिमेंट है बहुत, उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कम। और जो बहुत हैवियर है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बहुत कम। कम। तो इनको अगर बढ़ाना है, और मिड वालों की क्या है? सही सही, उसकी अच्छी खासी स्टेबिलिटी भी क्या है? ज्यादा। तो अगर लाइटर वालों को बाइंडिंग एनर्जी बढ़ानी है तो मिड वाले पोर्शन में आना पड़ेगा, तो इनका मास बढ़ना चाहिए। तो ये आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हैवियर वालों को भी अगर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ानी है तो इनको वापस आना पड़ेगा, यानी हल्का होना पड़ेगा। हल्के कैसे होंगे? जब ये दोनों, जब ये आप टूटेंगे, तो टूटने को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो हैवियर एलिमेंट वाले स्टेबिलिटी पाने के लिए न्यूक्लियर फिजन करेंगे, और लाइटर एलिमेंट्स क्या करेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन। ये सब क्यों होगा? क्योंकि इनको अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी है, और स्टेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब ये क्या बढ़ाएंगे? अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। और वो तभी बढ़ेगी जब ये कहां पर आ जाए? मिड रीजन में आने की कोशिश करे। समझ में आ रहा है? तो कोई भी ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। हर बंदा, हर न्यूक्लियाई अपनी स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, और स्टेबिलिटी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है सर? बढ़ रही है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही होगी प्रोडक्ट की, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं नहीं है। समझ में आ रही है बात सबको? Yes, हाँ, यस सर। यस सर। ठीक है। प्रोडक्ट की नहीं बोलूंगा मैं, न्यूक्लियाई की बोलूंगा। किसकी बोलूंगा? न्यूक्लियाई की। न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी अगर कम हो रही है तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन अपने आप पॉसिबल नहीं होगी। मतलब अपने आप तो नहीं होगी, बाहर से कुछ एनर्जी दें तब पता नहीं हो या ना हो, लेकिन अपने आप कोई ऐसा कहेगा कि मैं स्टेबिलिटी पे आ जाऊं, अनस्टेबल हो जाऊं, सॉरी। जैसे मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, कोई बंदा अपने आप तो नहीं कहेगा ना कि मैं कार पर हूं और कहेगा मेरी कार है पूरे बेच दो, मैं अपने आप साइकिल पे आ जाऊंगा सिर्फ। कोई ऐसा बोलना है? बोलता है कोई? नो नो सर। नो सर। नो सर। वो अलग बात है, उसके ऊपर किसी ने केस कर दिया, उसकी वसीयत अपने नाम कर ली, वो तो एक्सटर्नल एजेंट ने किया ना कुछ, अपने आप तो नहीं किया ना उसने कुछ। तो अपने आप ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई क्या चाहेगा? स्टेबिलिटी से कहाँ जाना चाहेगा? अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी में। समझ में आ रहा है? तो स्टेबिलिटी तो Yes, वो sir. रिएक्शन अपने आप पॉसिबल नहीं होगी। अपने आप वो तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनर्जी देने के बाद एक्सटर्नल वाली बात पे बात नहीं कर रहा, लेकिन बाय चांस अगर ऐसा दिख रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो रही है? बाइंडिंग एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा, तो वो पॉसिबल नहीं। बनने वाला जो न्यूक्लियाई है उसकी अगर बाइंडिंग एनर्जी कम निकली तो पक्की बात है रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मिड वाले रीजन में है उनकी तो पहले से स्टेबिलिटी, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा है। अगर मैं बोलूं मिड में से कोई उठ के कहां चला गया? टूट के लाइटर में चला गया, इसका मतलब उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? कम। कम हो गई। क्या ये पॉसिबल है? नो नो सर। क्या पॉसिबल? क्लियर है? यस यस सर। सर। अब ये थोड़ी सी नई चीज है तुम्हारे लिए, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको कर लो। क्या करना है? मेन चीज देखो ध्यान से। क्यू वैल्यू क्या बोलते हैं इसको? क्यू क्यू वैल्यू। वैल्यू। अब क्यू वैल्यू होता क्या है? डिफाइन कैसे करते हैं इसको? क्यू वैल्यू होता है बच्चे कि प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी और रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज है, इसी को क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इसी को बोलते हैं क्यू वैल्यू। यानी प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी जब निकालूं और रिएक्टेंट की निकालूं, उनमें कितना फर्क आया, इसी को क्या बोल रहा हूं बच्चे? क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू। ये बात समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोलते हैं? क्यू क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू। वैल्यू। अब ये क्यू वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं। हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे, लेकिन डेरिवेशन करने के बाद दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो मास की फॉर्म में, और एक बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। तो क्वेश्चन में तुम्हें मास का फॉर्म भी दे रखा होता है और बाइंडिंग एनर्जी का भी दे रखा होता है।
तो एक चीज याद रखना, जब भी बाइंडिंग एनर्जी क्यू वैल्यू मास की फॉर्म में है तो कुछ नहीं करना, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। बाइंडिंग एनर्जी में उल्टा लिख देना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये दोनों किसके फॉर्मूले हैं बच्चे? क्यू वैल्यू के। किसके फॉर्मूले हैं? क्यू वैल्यू। मास का है तो दोनों का डिफरेंस कर दो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और बाइंडिंग एनर्जी है तब भी दोनों का डिफरेंस कर दो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ ना वो बात जरूरी है। पहले तो बताओ ये फॉर्मूले समझ में आए सबको, क्या बोल रहा हूँ मैं? मास की Yes, फॉर्मूले, yes, sir. बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्मूले। अब जो मेन चीज है ना वो समझो, क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है? अगर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बताओ आ रही है। मास की फॉर्म में तुम क्या समझ सकते हो इससे, मास वाले फॉर्मूले से, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव? मतलब जो रिएक्टेंट का मास ज्यादा है और वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट का से ज्यादा है। वेरी गुड, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, एनर्जी की फॉर्म में अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो बाइंडिंग एनर्जी से क्या पता चल सकता है? प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की कम है। रिएक्टेंट की कम। कम है। तो देखो, प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, यानी कुछ एनर्जी निकल रही है ना, ऐसा समझ रहे हो ना? ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट की तभी ज्यादा हो सकती है, रिलीज हो रही है। ऐसा बोलते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है बजाय की रिएक्टेंट के, तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्स्ट्रा रिलीज हो रही है। जैसे मैंने बोला था, एक्स से जब वाई बना था, याद है? एक्स की बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी? 200। वाई की कितनी थी? 220। बी। एक्स से वाई बनने के लिए कितनी एनर्जी और रिलीज करनी पड़ रही थी? 20। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो जब भी ऐसा हो, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा हो बजाय की रिएक्टेंट से, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं एक्सोअर्जिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोअर्जिक एक्सोअर्जिक रिएक्शन। रिएक्शन। समझ में आ रही है बात सबको? एक्सो करना एक बार, इसका उल्टा क्या बोल रहे हो? रिपीट करना, क्या बोला? कौन कैसे? एक्सोअर्जिक, एक्सोअर्जिक, अर्ज जैसे न्यूक्लियर की उसकी यूनिट लिखते हो ना एनर्जी की, अर्ग, वैसी वही वाला, वैसे वाला अर्ग, अर्ग। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, इसका उल्टा कर दे तो, अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा मास की फॉर्म में? मास प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मास ज्यादा है रिएक्टेंट। एक बात तो ये कंक्लूड कर सकते हो, ये ऑप्शंस में आ सकता है। क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो क्या क्या हो सकता है? बहुत सिंपल, ऐसा क्वेश्चन 23 में आया नहीं तो हो सकता है अब आ जाए, समझ रहे हो? तो ध्यान रखना। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी को क्या इंटरप्रेट? बाइंडिंग रिएक्टेंट की ज्यादा, प्रोडक्ट से फिर अब मैंने बोला जब रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो एनर्जी पक्का है बाहर से देनी पड़ेगी। बात तो तुम्हें क्लियर है ना? अभी मैंने बताया अपने आप तो होने वाला नहीं है, तो प्रोडक्ट की तो वैसे भी ज्यादा नहीं है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो एनर्जी देनी पड़ रही है, तो उस रिएक्शन को क्या बोल दूंगा एक्सो की जगह? एंडो रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो उसका उल्टा हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा किससे? रिएक्टेंट से, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगी किससे? प्रोडक्ट से। तो ऐसी रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसलिए इसको बोल देंगे एंडोअर्जिक रिएक्शन। क्लियर है सबको? यस यस सर। आसान सी चीज है, अगर निकालना आ जाए क्यू वैल्यू, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सर। मास की फॉर्म में भी निकाल सकते हो और बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में भी निकाल सकते एनर्जी के फॉर्म में भी। हो। ठीक है, आइए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी तक ये भी नहीं आया दिखा मुझे पिछली बार में, ये भी देख, ध्यान से देखो। न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन कौन से लॉ फॉलो होते हैं? ऑप्शंस में आ जाएगा, बहुत 4 नंबर फ्री के अगर बच्चे ऑप्शन में आ जाए तो। पहला, मास नंबर कंजर्व्ड रहता है, मास नंबर कंजर्व्ड रहता है। चार्ज भी क्या रहता है? कंजर्व। एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है, और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड। क्या क्या सर? मास नंबर, चार्ज, दोनों तरह के मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। मैं पी और एल से लिख रहा हूं इसको, ठीक है? लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, और साथ साथ एनर्जी तो है ही। ये पांचों की पांचों चीजें क्या रहती है? कंजर्व्ड कंजर्व। एक न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर।
यस सर। आज के एक होमवर्क लिखो, क्या न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्वेशन होता है या नहीं होता? क्या बोला? मास कंजर्वेशन, ये होमवर्क है तुम्हारा, पता करके आना। होता है तो कैसे होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। मास बोल रहा हूं मैं, मास नंबर नहीं बोल रहा, ये बात याद रखना, अलग चीजें हैं। मास का कंजर्वेशन बोल रहा हूं, मास नंबर तो होंगे ही कंजर्व्ड, क्योंकि मास नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मास नंबर का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ Nucleon. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियॉन्स। वो तो मतलब न्यूक्लियॉन। है, वो तो गिवन ही है, पहले पॉइंट पे ही दे रखे हैं, वो तो कंजर्व्ड रहेगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या मास कंजर्वेशन, और कहां पर सर? सर आपने कहा था भी एनर्जी रिलीज हो जाती है न्यूक्लियर रिएक्शन में। हाँ, क्या कह रहे हो बच्चे? आपने कहा था जो भी एनर्जी रिलीज हो जाती है तो शायद कंजर्व नहीं रहेगा। तो देख के आना ना, एनर्जी तो बहुत जगहों पे रिलीज होती है, पर मैं स्पेसिफिक कौन सी की बात कर रहा हूँ? न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। यस तो तुमको पता करके आना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है? जिस तरह के 2023 में न्यूक्लियर से क्वेश्चन आए हुए हैं ना, कुछ खास क्वेश्चन आए नहीं हुए बच्चे, ठीक है? अभी दिखाऊंगा तुम्हें, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, तो पूरे चांसेस है कि न्यूक्लियर से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ कौन सा कंजर्वेशन लो होल्ड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, ठीक है? चले आगे। जी सर। अब देखो यस सर। जनरल, अब अगर आपको एनर्जी निकालनी होती है तो आप लिखते हो डेल्टा एम सी स्क्वायर, पर यहाँ पर एनर्जी निकालते थे जूल में, डेल्टा एम ग्राम किलोग्राम इन फॉर्म में दे रखा होता था। लेकिन अगर आप डेल्टा एम को जैसे हीलियम का 4.001 कुछ 2 यू यूज करते हो ना, मास नंबर 4 होता है हीलियम का, हाइड्रोजन का भी करते हो ऐसे ही, लिथियम का करते हो 6, करते हो ना 6.00 कुछ, जो उनका मास नंबर हो। अगर एटॉमिक मास यू की फॉर्म में लिखो, एएमयू की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? एएमयू। एएमयू क्या होता है सर? एटॉमिक मास यूनिट। इसकी फॉर्म में जब लिखो तो आपको एनर्जी में इसमें पचड़े में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक एएमयू कितनी एनर्जी के इक्वल होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 भी दिखेगा तुम्हें कहीं कहीं, क्या भी दिखेगा ये? 931, ठीक है? अगर मान लो तुम्हारे पास डेल्टा एम की वैल्यू आई एएमयू में कितनी? 4 एएमयू, तो बता नहीं सकते एनर्जी कितनी होगी? 4 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। वहां पर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मास तुमने किलोग्राम ग्राम में नहीं लिया, तुमने किस में लिया हुआ मास? एएमयू में। एएमयू में पूछा है तो एनर्जी सीधा निकाल दो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हारा डेल्टा एम की वैल्यू आ गई मान लो 6 एएमयू, तो क्या लिखोगे? एनर्जी कितनी आई है? 6 इंटू 931.5 सारी पूरे न्यूक्लियर के क्वेश्चन में तुम्हें यही मिलेगा। डेल्टा एम जो भी निकालोगे वो एएमयू में निकालोगे, और जब एनर्जी निकालने होगी तो किसकी फॉर्म में निकाल दोगे? किससे मल्टीप्लाई करके? 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5। और अप्रोक्सीमेट करना हो तो क्या भी लिख सकते हो इसकी जगह? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है सबको अब यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो ये थोड़ा सा रिवाइज करना बहुत जरूरी था न्यूक्लियर का, अभी भी पूरे हद तक रिवाइज नहीं हुआ, क्योंकि अभी डिके दो टॉपिक अभी भी रह रहे हैं, एक तो डिके और एक अल्फा डिके, बीटा डिके और रेडियो एक्टिविटी, 2 टॉपिक अभी भी रह रहे हैं, ठीक है? तो पहले इनके ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। क्या पूछा है? एनर्जी रिलीज। नहीं करना, आपने याद रखना, एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है। अब सब अपने चाहे फटाफट करना है, कैलकुलेटर यूज कर लेना अभी के लिए, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं बिना कैलकुलेटर के करो, ट्राई करना। देखो क्या करना है, एनर्जी रिलीज निकालनी है। अब क्यू वैल्यू मान लो एक किस्म से एनर्जी रिलीज। क्यू रिलीज कब होती है? जब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो? ज्यादा हो। ज्यादा हो। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या कर दो? रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। लेकिन अब देखो सबका मास 238 ये दे रखा है, तो ये तो एएमयू में होता है। किसमें होता है? एएमयू में, है ना? एटॉमिक मास। सिंपल, जो तुम्हें पता है फॉर्मूला वही लिख दो। पहले हम किसका लिखे? प्रोडक्ट में कौन है?
मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, बी है, और क्या है मास ऑफ प्रोडक्ट में, डी है। D. तो प्रोडक्ट क्यू का मतलब क्या है, क्यू वैल्यू वाला क्यू है, W. ठीक है। एमबी प्लस एमडी, ये तो प्रोडक्ट आ गया, माइनस रिएक्टेंट में क्या है, मास ऑफ ए। ए अब इनको अगर एनर्जी में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सी स्क्वायर से ना? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि वोल्ट। तुमने मास किसमें पुट किया है, ए। AMU. समझ में आ रही है बात सबको, Yes, sir. आया ना, ठीक है। Yes. Yes, sir. ध्यान से देखना, मास ऑफ बी क्या लिखोगे, अब पूरा नहीं लिखना तुमने, ये सिर्फ ये वाला ए वाला पार्ट लिखना है। इसका मास कितना होगा, 238.05079 प्लस मास ऑफ डी कितना है बच्चे, देखो ऐसे ही 234 बोलो पॉइंट 0.0436 4, 3, 6. माइनस, माइनस क्या करोगे बच्चे बताओ, अब तुम खुद बोलो। 238.0 और इसमें 238.050 मास ऑफ बी बोलना था, 3 का वैल्यू मास ऑफ बी क्या है, बोलो दोबारा, बी का बोलो। 2, 3, 4. 234.046 ठीक है, प्लस मास ऑफ डी कितना है, 4.060 माइनस में क्या करोगे, मास ऑफ ए। 238.059. 238.0509 फटाफट, और इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बाद में, 931.5 से। फटाफट सोल्व करो, मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। यस सर। सर मुझे मेरे कोई को तो नंबर पता नहीं है, दिख रहे छोटे मेरे छोटे। को तो पता है क्या आएगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, मैं बोल रही हूँ मुझे नंबर ही नहीं दिखाई दे रहे छोटे छोटे। क्या नंबर, इतने बड़े बड़े लिखे हमने नंबर, मास सर ऑफ आज दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। सबको, दो क्या किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं चश्मा सर, लगा दिख मुझे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, मैं बोल देता हूँ, मास ऑफ बी है बच्चे 234.04363, 234.04363। ऐसे ही मास ऑफ डी है बच्चे 4.00260। सब सोल्व करो भाई, बाकी 4.00260। ऐसे ही Yes, मास sir. ऑफ ए क्या है बच्चे, 238.05079, 238.05079, और इसको सबको मल्टीप्लाई किया है 931.5 से, 931. यस सर। करो फटाफट, बी वाला आ रहा है। तुम्हारा आंसर आएगा। बाकी पहले बताओ, सब बताओ फिर बताता हूँ। सर पर मेरे तो माइनस में आ रहा है। तुमने उल्टा कर दिया ना, सर मेरा भी नेगेटिव में ही आ रहा था। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो Negative वैल्यू चाहिए, एनर्जी की वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव में कैसे आ रहा है मतलब, Minus. मतलब कि हाँ, मास की माइनस वैल्यू में बड़ी है ना। बताता हूँ क्यों आ रहा है, अभी बताता हूँ क्यों आ रहा है। कैसी रिएक्शन है इसमें, एनर्जी क्या हो रही है, Sir, Break. रिलीज हो रही है। लॉस हो रही है। तो उस केस में रिएक्टेंट का मास क्या होता था, ज्यादा होता था या ज्यादा प्रोडक्ट था। का ज्यादा होता था, ज्यादा रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट में से जब प्रोडक्ट माइनस करोगे तब वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करा हुआ है बस, Product. प्रोडक्ट में से बस ही reactant बात है, वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। याद रखना इस बात को। हमने बताया था ना, ये कैसी किस्म की रिएक्शन है, ये एक्सोअर्जिक है या एंडोअर्जिक है, Sir, सोचो। Endo. देखो Endoergic. यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है तो वो कैसी होती है, एक्सो है। वो तो एक्स होती है, पर हमने एंडो की उससे किया है फॉर्मूले से। अब तुम इसको, हम तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तुम इसको क्या Yes, लिख sir. दोगे, मैंने एनर्जी की फॉर्म में लिखा है इसको। तुम Yes, अगर sir. एनर्जी की फॉर्म में लिखोगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करोगे, लेकिन Yes, sir. तुमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया वो मास की फॉर्म में लगाया है, इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का Product मास। का अगर मेरे को सीधा एनर्जी गिवन होती, इनकी क्या गिवन होती बच्चे, एनर्जी, तो मैं सीधा प्रोडक्ट में से क्या माइनस करता, रिएक्टेंट का, और मेरे पास आंसर आता पॉजिटिव। क्लियर है, Yes, sir. हाँ। सर
तो अभी मॉडुलस लगा देना, उसकी टेंशन मत लिया Yes. करो। लो हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट 4.45 कुछ आ रहा होगा, है ना? ऐसा आ रहा होगा। तो उसका मतलब क्या है? 4.2। 5 मेगा। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। यस sir. सर। तो आप टाइप ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हो ना आराम से। यस सर। अगर तुम्हारा यहाँ पर नेगेटिव भी आ रहा है तो ध्यान से सुनना। तुम कह रहे हो तुम्हारी वैल्यू नेगेटिव आई है, तुमने करा क्या है? प्रोडक्ट में से किसको माइनस किया है? रिएक्टेंट को। और तुम्हारी वैल्यू आई है नेगेटिव, इसका मतलब कौन ज्यादा है? रिएक्टेंट का मान प्रोडक्ट से। और जब ऐसा होता है तो कैसी रिएक्शन होती है बच्चे? एक्सो अर्जिक रिएक्शन। तुम समझने की कोशिश करो ना, कहीं से भी समझ सकते हो तुम। तुम्हें बस ये याद रखना है, अगर रिएक्टेंट का मास ज्यादा है तो कैसी है? एक्सोअर्जिक। और रिएक्टेंट की अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो कैसी होगी? एंडो अर्जिक। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें आराम से पूछो। ये नया टॉपिक है थोड़ा सा तुम्हारे लिए, क्योंकि हमने ये रेगुलर क्लास में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पूछ लो, इसलिए किसी ने कुछ भी पूछना तो पूछ लो। 1 मिनट का टाइम है सबके पास, सोच लो आराम से। जो जो तुम्हारे मन में डाउट्स आ रहे हैं वो पूछ लो। मैं पीछे भी खोल देता हूँ, ये लो, ये है एक्सोअर्जिक एंडोअर्जिक, देख लो अच्छे से। सर एक बार इसको रिपीट कर दो। कहाँ ये से कौन पता? किसमें क्या बड़ा होगा और किसमें? आप खुद देखो, मास की फॉर्म में लिखा हुआ है राइट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और एनर्जी की फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। तो अगर Q वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, Q वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और इससे भी समझ में आता है तुम्हें, यहाँ पर देखो Q कहाँ लिखा हुआ है? प्रोडक्ट वाली साइड। इसका मतलब क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज हो गई। तो रिलीज हो रही है, यानी Q वैल्यू पॉजिटिव है। कैसे पता लग रहा है सर पॉजिटिव है? पॉजिटिव है तो बताओ क्या ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का मास या प्रोडक्ट का मास? साफ साफ देखो, देखो यहाँ पर अगर फॉर्मूला है ये है mr माइनस एमपी और वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो किसका मास ज्यादा होगा? एमआर का। mr का, Reactant. यानी रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा। अब दिमाग में बिठा लो, जब भी Q वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्टेंट का मास क्या है? ज्यादा है प्रोडक्ट के मास से। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी में उल्टा हो जाएगा, रिएक्टेंट का मास ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, इससे रिएक्टेंट। तो ये बात एक के लिए याद रख लो, दूसरे के लिए अपने आप क्या कर दोगे? उसका अपोजिट। तो अगर Q वैल्यू पॉजिटिव है बच्चे, ध्यान से सुनो, Q वैल्यू पॉजिटिव है तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है? प्रोडक्ट की। Obvious सी बात है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है ना? तो और मास किसका ज्यादा है? रिएक्टेंट। अगर Q वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, Q वैल्यू नेगेटिव है तो मास किसका ज्यादा है? मास। प्रोडक्ट का। और बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है? रिएक्टेंट। अब क्लियर है सबको? यस सर। तो ये आंसर आ गया। यस सर। अभी इस पे आएंगे बाद में, यहाँ पर आ जाओ पहले। देखो अब क्या क्या गिवन है तुम्हें। प्रोटॉन का मास भी गिवन है, कितना? चलो गिवन है। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है, गिवन है क्या? यस सर। और मास Yes. ऑफ क्या गिवन है? हीलियम। न्यूक्लियस, है ना? तुम्हें निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का सीधा सा फॉर्मूला तुम्हें पता है, क्या होता है? डेल्टा एम सी स्क्वायर। या क्या कर सकते हो? डेल्टा एम अगर AMU में लो तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन सारा वोल्ट। यू में है, ठीक है? सारा यू में है तो 931 वाला है, क्योंकि यूनिट भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यस सर। तो डेल्टा एम की वैल्यू लिख Yes, लो। डेल्टा एम क्या होता था? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ मास न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ। न्यूक्लियस। अगर ये AMU में है तो ये डेल्टा एम, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 930. अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन थोड़ी है, हीलियम में कितने प्रोटॉन होंगे? प्रो- तो 2 से। अच्छा, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे?
दो 4 में से 2 गया, 2 ही होंगे सर, 2 बचा। क्योंकि न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, A माइनस Z माइनस 2 यानी 2, और न्यूक्लियस तो है ही। अब तो क्वेश्चन सोल्व करना है बस। 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 2 तो कॉमन ही ले लो, दोनों में है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.007 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1. 1.0087 ये तो हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसमें से क्या माइनस करना है, न्यूक्लियस का कितना, 4.0015 फिर इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 931 करोगे, फटाफट सोल्व करो, आंसर बताओ मेरे को क्या है। मैंने अभी सर, ये पिछले 5 लेक्चर में है। दिखाया। हाँ क्या कह रहे हो, ये 5 है, 4.0015 है ना? हाँ हाँ हाँ, यस सर। फटाफट सोल्व करो। अभी हम उतनी एनर्जी लगा नहीं पा रहे हैं क्लास में, है ना, थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, वरना एक एक बच्चे को खड़ा करके पूछता मैं। घर में कैसे खड़े करोगे? हैंड रेस करवा के। अच्छा, सर 2.4 सर फिर उसको पनिशमेंट क्या देते हैं आप? पनिशमेंट क्या मिलती सही में? वो मेरे एक ऊपर पैकेट छोड़ो, जब मैं जाऊंगा तब पनिशमेंट भी देंगे, टेंशन मत लो। सर क्या आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। हाँ फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है 28.4। 4 में गलत इसको जब सोल्व करोगे इस पूरे को तो आएगा 0.0305 कुछ, यस है ना। सर ये यस सर, फिर यही आ इसको रहा है। 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 28.4 के आसपास। क्लियर है सबको, देख लो, यस सर। यस सर यही किया वो यस भी। सर, ये आ रहा है। देखो ये आएगा, इसको सोल्व करके 0.0305 और फिर मल्टीप्लाई करोगे 931 से, आंसर आएगा 28.4। अब ये तो किसी को डाउट नहीं है ना, 931.5 कब लेंगे हम, पता है ना आप सबको, जब Yes, मान yes, sir. लेंगे हम AM जब यूज। मान ये। ओहो, ये क्वेश्चन तो क्या हुआ सर, क्या हुआ? सर इसका ऑप्शन सी आएगा। हाँ, इधर आओ, टेंशन क्यों लेते हो, क्या हो गया? 2 ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पहले में ऑप्शन में दे रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है कितना, R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। 3। सेकेंड ऑप्शन में एक बात कह गई है कि डेंसिटी दे रखी है 4 एलिमेंट्स की, लिथियम की, नियोन की, बिस्मिथ की, और बोला हुआ है बिस्मिथ की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, फिर न्यूक्लियस नियोन की है, फिर किसकी है, लिथियम की। डेंसिटी क्या है सर इनकी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई डेंसिटी। दिख रहे हैं क्या दोनों चीजें सबको, .1 और .2, हाँ या ना। यस सर। ये क्वेश्चन है एजर्शन और रीजन का, और तुमसे पूछा है बताओ, पहला ऑप्शन एजर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। फॉल्स। सेकंड ऑप्शन एजर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ट्रू। तीसरा ऑप्शन एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड बट रीजन इज नॉट Correct. ट्रू Correct एक्सप्लेनेशन explanation of फॉर assertion. वन। एजर्शन। फोर्थ में क्या कह रहा है, एजर्शन भी क्या है, ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। Assertion. तो बताओ क्या ऑप्शन है, सर assertion ट्रू है और रीजन फॉल्स है। यस सर। क्या लगता है, एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स, ऐसा क्यों। सर क्योंकि डेंसिटी सर assertion तो ट्रू, ये तो एजर्शन तो ट्रू है, पक्की बात है, क्योंकि फॉर्मूला पड़ा हुआ है Yes, सर, sir. R इज इक्वल टू R0 A की सर ये पावर। कांस्टेंट नहीं होती है, डेंसिटी हाँ, होती है। न्यूक्लियस की Density not depend on it. कांस्टेंट होती है, लेकिन इन्होंने तो कहा है चेंज हो रही है, तो रीजन क्या चेंज होगा, होती नहीं है, फॉल्स फॉल्स। हो गया। एजर्शन ट्रू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट। क्लियर है, यही ऑप्शन इसमें थर्ड है, एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, क्योंकि हमने एजर्शन में उल्टा लिख रखा है ना, बात वही। क्लियर है सबको।
Yes, sir. एक्सप्लेनेशन क्या थी? क्या कह रहे हो? रीजन क्या था, मतलब एक्सप्लेनेशन क्या थी? एक्सप्लेनेशन किसकी? हमारे में हमने तो थोड़ा डेंसिटी तो डेंसिटी वाइज मतलब डेंसिटी असर्शन में तो बात गलत ही दे रखी है ना। रीजन तो तभी बताऊंगा जब असर्शन ठीक होगा। इनका असर्शन ही क्या है? गलत है। असर्शन में इन्होंने क्या बोल दिया कि डेंसिटी अलग अलग हो रही है, तो इसका रीजन तो दे ही नहीं सकता ना मैं। तो अगर वैसे अगर रीजन पूछा होता, डेंसिटी सेम दे रखी होती है असर्शन में, तो बोल देता है असर्शन ठीक है। फिर उसका रीजन क्या होता? ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है किसके? मास नंबर। ठीक है, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। कांस्टेंट होती है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? ऑर्डर कितना होता है? 10⁻⁷ 70 पर मीटर। 70। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। देख लो एक बार बच्चे, Yes, sir. कब आया हुआ है ये क्वेश्चन, एक बार देखना। सर पिछले साल है, 2023 में आया था, इसी साल। और क्या था इस क्वेश्चन में? 4 नंबर फ्री के थे क्या? नहीं थे? यस Yes, sir. सर। पूरे सर चांसेस है हमें भी अब दिला वाला देना। क्वेश्चन आ जाए, वो वाला कि कौन सा कंजर्वेशन ऑफ लॉ फॉलो होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। पूरे चांसेस है इसी फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछने। ठीक है, तो अच्छे से करके जा रहा हूँ बच्चे वहां पर। चलो यस सर। आए यार, ये कट करना मैं भूल गया हूँ। रुक जाओ, 2 मिनट रुको तुम। मैंने सब साबित सही तो किया था, पता नहीं किस वजह से ऐसा हो गया। मैंने आज कॉपी नहीं करा ना, यही दिक्कत रह गई। तभी टेंशन ना लो, तुम्हारी ये खुशी हमेशा के लिए नहीं है। हो गया डिलीट। सर वैसे इनमें से काफी क्वेश्चन आपने पहले पिछली हाँ, क्लास में कराए बिल्कुल, होते हैं, जिसके क्योंकि नोट्स पहले हमारे जैसे- सामने पड़े भी हुए हैं। अच्छा बढ़िया, क्योंकि होंगे। हमने देखो अप्रोच तभी चेंज करूंगा ना मैं, जब हम तो पहले भी इसी अप्रोच से चल रहे थे ना बच्चे। किस अप्रोच से? कि क्वेश्चंस मैक्सिमम करेंगे। हमने तो कभी ये अप्रोच लगाई ही नहीं अपनी कि थ्योरी ज्यादा करेंगे और क्वेश्चन क्या करेंगे? कम करेंगे, है ना। तो वही अप्रोच हमारी अभी भी चल रही है। अब हम क्वेश्चंस पहले वाले के मुकाबले भी क्या कर रहे हैं? थोड़े से ज्यादा कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा रिपीट तो और भी होगा, है ना। रिपीट भी होगा, उससे ज्यादा क्वेश्चंस भी होंगे। पहले सिर्फ हमने ये सब 2 या 3 लेक्चर में डिस्कस किया होगा, अब ये सिर्फ एक ही लेक्चर में डिस्कस हो रहा है। तभी तो इसका क्या नाम दिया है? क्रैश कोर्स, है ना। क्रैश को तो चलिए आइए ये क्वेश्चन करिए अब सबसे पहले। अब देखो, अब इसका हिंट देके छोड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए बाइंडिंग एनर्जी के। क्या निकालना है बच्चे? अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सब कुछ सेम आएगा, सब कुछ सेम। डेल्टा एम का फॉर्मूला क्या लगाओगे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस तो मास ऑफ इनटू प्रोटॉन में कितना है? मास ऑफ Z पहले तो ये करते हैं, 1.0078। लिखोगे ए माइनस माइनस Z तो पहले तो वैल्यूज पुट कर दो। जेड की जगह क्या पुट करोगे? देखो एटॉमिक नंबर 50 दे रखा है ना, 50 50। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.0। 1.007 और ए की वैल्यू कितनी है? 120 माइनस 50 ए माइनस जेड 70 आ जाएगा। 70 इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 1.008 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? हाँ जी मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 119। ठीक है, अब नंबर लग रहा है किसी का फोन नंबर। सारा कुछ ए एम यू में है, इसीलिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 231.5 से। सेम तरीका है किसका निकालने का। अब यहाँ पे डेल्टा एम नहीं लिखूंगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि अब इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना। अगर मल्टीप्लाई ना करता तो डेल्टा एम लिख देता, लेकिन अब तो एनर्जी बन जाएगी ना। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? एनर्जी बन जाएगा। अब ये तो आ गई मेरी बाइंडिंग एनर्जी। क्या इसमें आंसर आ जाएगा मेरा? नो सर नहीं नो आएगा, सर, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछी। क्या पूछा है? बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो देखो इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई? 1020.56। ये तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई। मतलब सर
इसको सोल्व करके आएगा कितना 1020.56 या 9656। लेकिन हमें तो पर न्यूक्लियन निकालनी थी, तो टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी को किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियॉन्स। तो 1020.56 को न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 120। 120। तो 120 से डिवाइड करूंगा तब जाके इसकी वैल्यू आएगी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है? क्या फर्क है? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बहुत प्रैक्टिस कर ली इसकी। क्वेश्चन अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अप्रोच सबको समझ में आई? क्या फर्क है दोनों क्वेश्चंस में? उसमें Yes, सिर्फ sir. बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही थी, अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ तक तो हमने करना था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये भी है आगे हमारे पास। अब इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है? आज के लिए इतना ही लेक्चर करेंगे हम। यस सर। कल कह रहा हूँ, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक बार तुम्हें, ठीक है? यस सर। 8:30 बजे, यस सर। ठीक है? अभी तक किसी को कोई डाउट है? उसी में ही समराइज भी कर देंगे हम। पहले मुझे ये बताओ, इसमें No, किसी को कोई sir. डाउट है? कुछ भी डाउट? बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है, क्यू वैल्यू क्या होता है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, इन किसी भी चीजों में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। नो नो सर नहीं है। पक्का? नहीं। क्लियर है? हमारे दो पक्का। टॉपिक बचे हैं बच्चे, दो टॉपिक। उन दो टॉपिक का नाम है सर, एक का नाम है डिकेज और एक है रेडियो एक्टिविटी। एक है रेडियो एक्टिविटी। में इन दोनों में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रेडियो एक्टिविटी में, जिसके अंदर आता है हाफ लाइफ। याद है ना, हमने शॉर्टकट तरीके से पढ़ा हुआ है हाफ लाइफ, यस सर। वो वाले Yes, क्वेश्चन sir. सबसे ज्यादा आते हैं। चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर, Good night, मिलेंगे sir. 13 मिनट बाद। बाय सर। सर खाना